रुकावटें आती ही है मंजिल की राह में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती ही है मंजिल की राह में, ये कौन नहीं जानता, पर वो मंजिल पा ही लेता है जो कभी हार नहीं मानता। नमस्कार दर्शकों, खेल जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल का खेल, और आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में आमंत्रित हैं श्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन है गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में, और साथ ही प्राचार्य का भी पदभार संभाले हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। दर्शकों, आपको बता दें कि भूपेंद्र जी इंटरनेशनल लेवल पे वॉलीबॉल के कोच तो रहे ही हैं, साथ ही साथ ये इंटरनेशनल लेवल पर रेफरी भी रहे हैं वॉलीबॉल के, और इसी के साथ एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं कबड्डी के। सर, जानना चाहेंगे आपसे और अधिक, आप हमारे दर्शकों को बताइए अपने विषय में। मैं अभी तो एट प्रेजेंट जिस तरह से आपने मेरा परिचय दिया है जी, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, साथ ही साथ मैं कार्यवाहक प्रधानाचार्य भी हूँ गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में जी। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का जो मेरा सफ़र है जी, वो सफ़र मेरे गांव से और मेरे स्कूल से शुरू होता है। मैं जिला शिमला के रोडू तहसील के एक छोटे से गांव कराच गांव में रहता था जी, और मेरे गांव का जो इन्वायरमेंट था वहाँ वॉलीबॉल और कबड्डी खेली जाती थी जी, और जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, जी, मैं जो आज की डेट में हाई स्कूल है, आज तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उस टाइम हाई स्कूल हुआ करते थे। जी, तो वहाँ स्कूल का जो कल्चर था, क्योंकि उस क्षेत्र में छोटे छोटे ग्राउंड्स होते, वहाँ वॉलीबॉल और कबड्डी ही खेली जाती थी उस जमाने में जी, और हम देखते थे जितने वहाँ लोकल फेयर होते थे, उस टाइम मनोरंजन के साधन टीवी वगैरह नहीं हुआ करते थे, लोग जो है मेलों में भी टूर्नामेंट्स करवाया करते थे। जी, तो सारे मेलों में या स्कूल लेवल में या गांव में सामने वॉलीबॉल और कबड्डी ही दिखता था, तो हम भी वहाँ से मोटिवेट हुए। मैं दोनों गेमें खेला करता था, पहले स्कूल से खेलता था, फिर उसके बाद मैं कॉलेज में पढ़ने रामपुर गया, तो मैं रामपुर कॉलेज से वॉलीबॉल और कबड्डी दोनों गेम में इंटरयूनिवर्सिटी खेलता था। जी। उसके बाद मैं मास्टर डिग्री करने के लिए कुरुक्षेत्र गया, मैंने फिजिकल एजुकेशन विषय में मास्टर डिग्री करी। तो मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से भी वॉलीबॉल में इंटरयूनिवर्सिटी खेला और वहाँ कबड्डी हम इंटर कॉलेज विनर रहे थे उस जमाने में। तो फिजिकल में मास्टर डिग्री करने के बाद जो है मैंने कोच का डिप्लोमा किया, जैसे आपने बताया था, वॉलीबॉल का पटियाला से। ओके। तो वहाँ पटियाला में जो NIS इंस्टीट्यूट है, वहाँ डिफरेंट गेम के कोचेस तैयार होते हैं। बेशक मैं कबड्डी भी खेलता था, लेकिन मैं वॉलीबॉल गेम के अंदर मैंने स्पेशलाइजेशन की, कोच की। जी। उसके बाद ही क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन थे मैं कोच बनता और एक ऑप्शन थी मैं फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनता। ऑलरेडी मैं मास्टर डिग्री था जी। तो बाई चांस जैसे आप आजकल सुनते होंगे, उस जमाने में ये नेट सेट नई चीज़ थी, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था हिमाचल में जी। तो पहले तो मैं DAV कॉलेज में रहा, मैं बनीखेत DAV कॉलेज में सर्विस करी एक सेशन, और मैं कोटखाई DAV कॉलेज में भी रहा हूँ। और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस की पोस्टें आई, तो मैं लेक्चर फिजिकल एजुकेशन लगा नेट सेट पास करने के बाद, कमीशन क्वालिफाई करने के बाद। उस जमाने हमारा डेजिग्नेशन लेक्चर का हुआ करता था, जो आज की डेट में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर है। तो मैं डिफरेंट कॉलेजेस में सर्विस करी, रामपुर कॉलेज में करी है मैं सरस्वती नगर में करी है, नेरवा करी है, सीमा कॉलेज में करी है, चायलकोटी में करी है, और जैसे मैं अभी संजौली कॉलेज में हूँ, ये मेरा दूसरा टेन्योर, और साथ ही साथ में मैं कार्यवाहक प्रधानाचार्य हूँ सीनियर मोस्ट होने की वजह से। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जिस तरह से आपने मेरा इंट्रोडक्शन की, मैं रेफरी इंटरनेशनल वॉलीबॉल में हूँ, NIS क्वालिफाइड कोच भी हूँ, लेकिन एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर हमें सभी गेम्स को जो है ऑर्गेनाइज करवाना होता है। प्रैक्टिकल्स के अंदर, विषय के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट गेम्स रहती है, इसलिए सारी गेम्स को तो हमारे को ट्रेन करना ही होता है। लेकिन वॉलीबॉल के अंदर स्पेशलाइजेशन होने की वजह से मैं यूनिवर्सिटी के सिलेक्टर रहा हूँ इतनी सालों से। मेरे को बिल्कुल आज लगभग मेरे को 30 साल कॉलेज कैडर में सर्विस करते हो गई है, और कबड्डी भी देखता रहा हूँ बीच में, और दूसरी गेम्स में भी हम रहते हैं, सिलेक्टर्स रहते हैं, उन गेम्स को प्रमोट करते हैं। और जैसे मेरे गेम में जिस अभी संजौली कॉलेज में, तो पिछले सेशन में हमारी 11 ट्रॉफीज है डिफरेंट गेम्स की जी। तो वो क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है हमारे पास, हम स्पोर्ट्स का कोटा भी देते हैं बच्चों को। हमारे पास मेरिटोरी स्पोर्ट्स पर्सन भी आते हैं, एकेडमिशियन तो आते हैं, मेरिटोरी स्पोर्ट्स पर्सन भी हमारे पास आते हैं। तो जहां तक वॉलीबॉल क्षेत्र की बात है कि वॉलीबॉल मैं यूनिवर्सिटी टीम के साथ कोच मैनेजर जाता रहा हूँ,
और 93 में मैं कॉलेज का ज्वाइन कर लिया था। और मैं हिमाचल प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन से भी काफ़ी जुड़ा रहा। हमारे जो मेंटर थे मेरे और मेरे गुरु थे HC पथिक जी, अभी उनकी कुछ दिन पहले दुर्घटना में एक एक्सीडेंट में डेथ हुई है। उन्होंने वॉलीबॉल को बहुत प्रमोट किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच भी रहे हैं। अपने ज़माने में अच्छे खिलाड़ी भी थे और डिप्टी डायरेक्टर यूथ सर्विसेज रहे हैं। तो उन्होंने अपने साथ जो है हम लोगों को भी चांस दिया। मैं पहले नेशनल रेफरी बना, टेस्ट पास करना पड़ता है। उसके बाद बाई चांस, क्योंकि नेशनल में एज ए रेफरी जाते थे, कभी हम एज ए कोच जाते थे, कभी एज ए मैनेजर जाते थे, हम गेम से जुड़े रहे। तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि जो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है तो उन्होंने मुझे जो है रिकमेंड किया है इंटरनेशनल कोर्स के लिए। तो मैं थाईलैंड जाके इंटरनेशनल कोर्स पास किया वॉलीबॉल रेफरी का। मैं अंतर्राष्ट्रीय रेफरी बना 2009 में। तो उसके बाद जो है मैं एशियन चैंपियनशिप में एज ए रेफरी काम किया। बहुत सारे नेशनल, जूनियर नेशनल, यूथ नेशनल, कई तरह के कंपटीशन जो वॉलीबॉल के होते रहते हैं, वहाँ मैं जो है रेफरी का काम करता रहा हूँ। और हिमाचल की टीम के साथ जो है कई बारी कोच भी गया हूँ, क्योंकि मैं क्वालिफाइड कोच था। कई बारी मैनेजर भी गया हूँ। यूनिवर्सिटी की टीम्स के साथ भी, चाहे बॉयज़ है चाहे गर्ल्स है, उनके साथ अक्सर मैं जो है वॉलीबॉल से इंगेज रहा। और कबड्डी से भी रहा हूँ, क्योंकि मैं कबड्डी में HU यूनिवर्सिटी से 3 इंटरयूनिवर्सिटी खेला हूँ। बेसिक मैंने स्पेशलाइजेशन वॉलीबॉल की तरफ की है, लेकिन मैं कबड्डी गेम से भी जुड़ा रहा हूँ। कबड्डी गेम को भी मैं जहाँ रहा हूँ वहाँ कबड्डी गेम को मैं प्रमोट करता रहा हूँ। उसके साथ दूसरी गेम बॉक्सिंग है, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, इवन नई गेम्स हमने अभी ताइक्वांडो, वुशु, ये जूडो वगैरह सारी गेम्स को हम मैनेज करते हैं कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी लेवल में मैनेज करते हैं। तो वो हम एक रूटीन है हमारा। इस तरह से जो है डिफरेंट गेम को प्रमोट करते हैं। जी सर, अगर हिमाचल की हम बात करते हैं तो जो लोग चाहते हैं अपने बच्चों को वॉलीबॉल में डालना, कबड्डी में डालना, तो क्या सही उम्र रहती है और क्या कुछ प्रावधान है हमारे अपने प्रदेश में? हाँ, ये तो कैच दम यंग ये दुनिया के किनारा है जी, कि जितनी छोटी उम्र में आप जो है खेल की तरफ बच्चे को ले जाएंगे उतना ही बढ़िया उसकी परफेक्शंस बनती है। क्योंकि जो मेरी फील्ड है, मैं PhD भी वॉलीबॉल के अंदर के ऊपर ही करी है। मेरी फील्ड एंथ्रोपोमेट्री है और साइकोलॉजी है। एंथ्रोपोमेट्री वो फील्ड है, वो बॉडी मेजरमेंट की फील्ड से, आपके लिम्स कितने लंबे, आपका हाथ कितना चौड़ा, आपकी टांगे कितनी चौड़ी है, और आपकी बॉडी कंपोजिशंस क्या, कितना फैट है, कितना आपके शरीर का लीन बॉडी मास जिसको मीट बोलते हैं वो है, और कितना फैट है, और किस किस गेम के लिए क्या क्या, आपके लिम्स कितने लंबे होने चाहिए, कितने चौड़े होने चाहिए, वो सारी चीजें की वो फील्ड है, बॉडी मेजरमेंट की फील्ड है। दूसरा मेरा वो PhD का क्षेत्र था साइकोलॉजी का। तो 3 पार्ट मेरे साइकोलॉजी के थे, पर्सनैलिटी, अचीवमेंट, मोटिवेशन और एंग्जाइटी। जैसे पर्सनैलिटी में थे, किस तरह की पर्सनैलिटी, जो मेरा क्षेत्र था नॉर्थ इंडिया लेवल का था, नॉर्थ इंडिया लेवल इंटरयूनिवर्सिटी प्लेयर्स का था, इंटर कॉलेज और नॉन स्पोर्ट्समैन में मैंने काम किया कि कौन लोग खेलते नहीं है, उनके फिजिक की स्टडी करके और उनके साइकोलॉजिकल लेवल स्टडी करके। तो वो मेरी फील्ड थी, तो उनकी एक कंपैरेटिव स्टडी मैंने करी थी। तो उसमें यही पाया गया कि जिनके ब्रॉड लिम्स होते हैं और जिनके अंदर लीन बॉडी मास ज़्यादा होता है, वो एक्सप्लोसिव रहते हैं और वो ज़्यादा एक्सेल करते हैं कि अगर कोई इंटरयूनिवर्सिटी खेला या नेशनल खेला, उसके क्या प्री रिक्विजिट्स थे उसके अंदर। तो जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा कि कौन से किस तरह से बच्चों को देखा जाए, तो ये बहुत बड़ी फील्ड है कि आप डिफरेंट गेम्स में उन बच्चों के लक्षण देखेंगे। तो ये लक्षण देखने का एक एंथ्रोपोमेट्री तरीका है कि आप जो है उनके ग्रोथ देखेंगे, उनके और उनके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाएंगे कि कौन कौन सी गेम के लिए किस किस तरह की रिक्वायरमेंट है। दुनिया के अंदर जो है, जैसे स्पोर्ट्स साइंस में फिजिकल की बात करूं कि स्पोर्ट्स साइंसेस में ही लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, उस पर ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं कि जब फिजिकल एजुकेशन और डिफरेंट गेम्स की जो साइंटिफिक रूप से इसको डेवलप किया जाएगा, तो वो छोटा बच्चा जो आएगा वो बढ़िया रिजल्ट देगा। नहीं तो ऐसे भीड़ में तो दुनिया लगी रही है। तो जब तक साइंटिफिक तरीके से किसी भी गेम की, चाहे वो वॉलीबॉल है, कबड्डी है, कोई भी गेम है, साइंटिफिक तरीके से जब तक उसकी ट्रेनिंग नहीं होगी, उसकी कोचिंग नहीं होगी, तब तक जो है वो बेहतर ढंग से एक्सेल नहीं कर सकता। उसके लिए कोच का होना, ट्रेंड फिजिकल एजुकेशन टीचर का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो साइंटिफिक ट्रेनिंग वही दे सकता है जो खुद इस लेवल की ट्रेनिंग और कोचिंग जिसने खुद करी हो और वो क्वालिफिकेशन ले चुका हो। जी, अगर हम हिमाचल की बात करते हैं सर, तो क्या कुछ यहाँ के जलवायु का योगदान है?
कि जो बच्चे आप देखते हैं, जो उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं प्रदेश की वजह से? हाँ, ये इस पे भी बहुत रिसर्च हो रखी है, मैं क्योंकि रिसर्चर भी हूँ। ठीक है सर। मैं जैसे मैं कहा था, मैं कोच भी हूँ, मैं रेफरी भी हूँ, टीचर भी हूँ, रिसर्चर भी हूँ। इस पे भी हमारे मेरे सीनियर थे, उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी थी, नेचुरल फिजिकल फिटनेस इन हिल एरियाज, ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल। ओके। कि कुदरती रूप से हम जो अप डाउन करते हैं, हाँ जी, पहले से जेनेटिकली हमारे बुजुर्ग करते रहे हैं, इतने टफ टेरेन में हम रहते हैं कि हम में और जो प्लेन के लोगों में कितनी फर्क है जी। क्योंकि प्लेन के लोगों को बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, हम तो कुदरती इतने फिट रहते हैं। और खासकर जो जितने इंटीरियर में रह रहा है या ट्राइबल एरिया में रह रहा है, तो उनको थोड़े जेनेटिक भी बेनिफिट है। तो उन गेम्स में हम ज्यादा ध्यान दें कि जिन जिन गेम्स में हमारी प्री रिक्विजिट्स हैं जी। कई बार ऐसा हो जाता है कि जिस तरह स्कूल्स और गांव मैंने कहा कि सभी लोग एक ही गेम की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, और वो क्योंकि उनके जो उनके अंदर लक्षण है, प्री रिक्विजिट्स हैं, वो किसी दूसरे गेम के होते हैं। तो ये फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और कोचेज ही देख सकते हैं कि किस आदमी के अंदर, किस बच्चे के अंदर किस गेम के प्री रिक्विजिट्स है, तो उसी गेम लक्षण है, उसी को स्कूल में तभी जो मैं बात करना चाह रहा हूं कि फिजिकल एजुकेशन का टीचर्स का होना स्कूल और कॉलेज में बहुत ही जरूरी है, ताकि वो मास मूवमेंट बने, वो ये चेक कर सके कि ये बच्चा जो है कौन सी गेम में फिट हो सकता है, कहाँ चैनलाइज कर सके। फिर उसी तरह से जैसे स्कूल गेम फेडरेशन है जो एक्टिविटीज करवाते हैं, और यूनिवर्सिटी जो AIU है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन है यूजीसी के अंदर ही, जो स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराती हैं, तो उसके अंदर हर कॉलेजेस में, हर स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स और कोचेज अगर हो तो बच्चे और अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, उभर के सामने आ सकते हैं। अगर सिर्फ लंबाई की बात करते हैं, खास करके वॉलीबॉल में हम, क्योंकि इतना ऊंचा रहते हैं, तो ये कहाँ तक है कि भाई एक लंबा व्यक्ति ही एवरेज से थोड़ा ज्यादा ही एवरेज वही खेलेगा, और अगर कोई शॉर्ट है और वो शॉर्ट हाइटेड है, तो वो कहाँ संभावनाएं रहती हैं? इसमें ऐसा था कि वॉलीबॉल जो गेम, इट्स जंप एंड रीच, बोलते कि जितनी ऊंचाई से आप बॉल को खेलेंगे, क्योंकि ओपोनेंट्स जो है ब्लॉक करते हैं, आपका बॉल नहीं जाने देंगे, तो जितनी ऊंचाई से करेंगे उसके लिए दो चीजें, या तो आपकी लंबाई होगी या आप एक्सप्लोसिव होगा, आपका जंप इतना ऊपर होगा। तो लेकिन अभी जो लेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट के हिसाब से जो है, छोटे लोगों ने वॉलीबॉल खेलना कम कर दिया था, लेकिन अभी जो FIVB है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का वॉलीबॉल के ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने, आपने लिब्रो सुना, एक छोटे कद का खिलाड़ी, स्पेशल ही छोटे कद के लोगों के लिए जो है ऐसे रूल फ्रेम किए कि एक छोटे कद का आदमी जो डिफेंसिव प्लेयर होता है, तो वो बैक कोर्ट में, आपने देखिए लाइन लग रही थी बीच में, अटैक लाइन होती है, उसके पीछे से वो डिफेंस कर सकता है, सेट कर सकता है, डिफेंस तो आगे भी कर सकता है, बहुत सारी एक्टिविटीज जो है उसकी की है। तब छोटे कद के लोग भी, अब तो अंतरराष्ट्रीय स्तर में तो 2 छोटे कद के खिलाड़ी होते हैं, तो वो वॉलीबॉल फेडरेशन को रूल फ्रेम करने पड़े कि नहीं तो बड़े लंबे लोग ही वॉलीबॉल खेलते, छोटे लोगों ने वॉलीबॉल खेलना छोड़ दिया था। तो इसलिए जो है कोई भी गेम है तो एक सोशल नॉर्म्स होते हैं, सामाजिक नियम होते हैं, जो दर्शक देखते हैं, आम ऑडियंस देखती है, खिलाड़ी देखते हैं, जो उनको लगता है कि ये नियम्स उनको शूट नहीं कर रहे हैं या दर्शक उससे अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो रूल्स गेम्स कमीशन होती है हर ही गेम के अंदर, वो हर 4 साल के बाद उनको रूल को अपना अमेंडमेंट करते रहते हैं। जी, अगर हम HP की बात करते हैं तो कौन कौन सी जगह हैं जहां पे वॉलीबॉल बहुत अत्यधिक खेला जाता है, बताइए आप हमारे दर्शकों को। वैसे तो वॉलीबॉल आज की डेट में, क्योंकि कॉलेज में डील करता हूँ, हमारे पास इंटर कॉलेज में 60 टीमें आ जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, पांगी से लेकर किन्नौर तक जो है, और लाहौल स्पीति से लेकर ऊना तक हर स्कूल और कॉलेज में वॉलीबॉल खेला जाता है, क्योंकि छोटा कोर्ट इसके लिए चाहिए होता है और रिक्रिएशन के लिए अच्छी गेम है। लेकिन जो ज्यादातर जो कल्चर रहा है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू से रहा है, जैसे डिस्ट्रिक्ट शिमला में और सिरमौर में, सोलन में, हमीरपुर और मंडी में जो बढ़िया खिलाड़ी हमारे पास निकले हैं, वो हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा के निकले हैं, जिन्होंने एक्सेल किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। हमारे पास पंडित देसराज जी, चंचल जी, जगीर जी, बलदेव जी, हेम सिंह जी, और वो जो है हमीरपुर और मंडी क्षेत्र के ही, कांगड़ा क्षेत्र के ही लोग हैं। लेकिन यहाँ भी हमारे पास जो है चमन दौटा जी और जय सिंह जी जो पुराने खिलाड़ी रहे हैं, तो नए तो बहुत सारे यहाँ भी है, पंकज है, रोडू से लड़का सूरज है, पंजाब से खेलते हैं, तो वो भी सीनियर टीम में इंडिया के आए हैं, और अभी रोडू
वहाँ स्कूल का हॉस्टल है वॉलीबॉल का, जो आप पूछना चाह रहे हैं कि वहाँ से भी जो बच्चे निकले हुए हैं, और बिलासपुर में जो हमारा साई का हॉस्टल था वहाँ से जो स्टूडेंट्स हमारे निकले हैं, सुरजीत हैं हिमाचल के हैं जो कि टॉप के खिलाड़ी रहे हैं, बिलासपुर हॉस्टल से निकले हैं, वहाँ से दीनालाल निकले हैं, सूरज तो वहीं से निकले हैं, रतन निकले हैं, राजीव निकले हैं, और मनोज हैं एसपी है पंजाब पुलिस में, वो बीएसएफ और पंजाब पुलिस में हैं। हमारे हिमाचल से निकले नए लोग जो हमारे बाद के जब हम लोगों ने खिलाना शुरू कर लिया था, और पुराने लोग भी अच्छा स्टैंडर्ड रहा, क्योंकि वॉलीबॉल हिमाचल की स्टेट गेम है, जैसे हॉकी इंडिया की स्टेट गेम है और वॉलीबॉल हिमाचल की स्टेट गेम, इसलिए कि हमारा एक अच्छा स्तर था। आज की डेट में भी खासकर वुमेन में, ना केवल वॉलीबॉल में, कबड्डी में लड़कियां ज्यादा बेहतर एक्सेल कर रही हैं। क्या बात है। बेस्ट 4 में हमारी टीम लड़कियों की वॉलीबॉल में रहती है, लेकिन कबड्डी की तो हमारी पहले दूसरे नंबर पर रहती है। कबड्डी में हमारी इंटरयूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया विनर रहती है लड़कियां, और नेशनल जूनियर सीनियर वगैरह में अच्छा एक्सेल करते हैं। अब लड़के भी अच्छा एक्सेल कर रहे हैं, क्योंकि कबड्डी में ये वेट कैटेगरी जब से आई तो हमारे हिमाचल जैसे हल्के वेट के खिलाड़ियों को फायदा हुआ। पहले जो है 1.5 क्विंटल के लोग भी कबड्डी खेलते थे, अभी क्राइटेरिया 80 किलो से ऊपर नहीं खेल सकते हैं, 70 किलो से ऊपर लड़की 72 किलो से ऊपर नहीं खेल सकती। तो उस वेट की वजह से अब हमारे हिमाचल जो मैंने कहा नेचुरल फिट है हम लोग, हमको थोड़ी सी स्किल मिल जाए, थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल जाए, तो उससे जो है हम जो है और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, खासकर वॉलीबॉल कबड्डी में, क्योंकि हमारे छोटे टेरेन है, बड़े ग्राउंड्स हमारे पास कम है, इन गेमों में हम ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। बल्कि दूसरी गेम्स भी हैं, जैसे बॉक्सिंग है, उसमें भी अच्छा एक्सेल करता रहा हिमाचल, और आजकल तो ये जूडो, ताइक्वांडो, बुशू, ये सारी गेम्स भी आ गई हैं। बाकी बैडमिंटन वगैरह में भी अच्छा एक्सेल कर रहे हैं। जैसे मैं देखता हूँ मेरे पास कॉलेज में जो बच्चे हैं तो वो भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, खासकर हमारे कोचेज और रेफरी हिमाचल के वॉलीबॉल की, जहाँ तक मैं बात करूँ, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अभी इंडियन टीम जो है क्लोज है 3 टीम्स, हमारे हिमाचल के 3 कोचेज जो है अभी इंडियन टीम के साथ। क्या बात है। एक और रेफरी हैं मेरे साथ ही, रामेश्वर चौहान जी, जो पिछले एशियाड में रेफरी गए थे। क्योंकि मैं तो पीछे 7-8 साल से, क्योंकि मेरा एकेडमिक्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, तो मैं इस साइड से थोड़ा निकल गया। मेरे साथी हैं, मेरे साथ के ही हैं, एक और अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं, वो अभी भी राष्ट्रीय स्तर में काम कर रहे हैं। पिछले बारी एशियाड में इंडियन टीम के साथ हो गए थे, और बहुत सारे लास्ट ईयर भी एशियन चैंपियनशिप में हो गए थे। और हमारे अभी जो एट प्रेजेंट लोग काम कर रहे हैं उसमें प्रीतम चौहान जी हैं, जिनका बड़ा नाम है इंडियन टीम के। पिछली बार एशियन चैंपियनशिप में एक वुमेन्स टीम के 2nd पोजीशन थी, उनको लेके गए थे। अभी हमारे 3 कोच हिमाचल के, देवेंद्र चौहान जी है, सीनियर एशियन चैंपियनशिप में टीम के साथ क्लोज है, जा रहे हैं अभी, और रविंद्रा बांस्टू है, वो भी यहीं शिमला में है, वो भी वुमेन के साथ अटैच है टीम के साथ, वो भी बाहर अभी जाने का प्रोग्राम है उनका टीम के साथ। और अभी सतीश शर्मा जी इंडोर में कोच हैं, तो वो अभी यूथ टीम के साथ जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में गए हैं, आजकल चला हुआ कंपटीशन। तो हमारे कोचेस और रेफरीज और अच्छा एक्सेल कर रहे हैं, और खिलाड़ी भी हमारे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन शुरू में ऐसा रहा जॉब की वजह से, अभी भी लड़कियां जो यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया में आपने सुना होगा, स्कूल के और यूनिवर्सिटी गेम्स होती है, तो उसमें मैं प्रीतम को साहब टीम लेके गए थे। 2020 में हमारी ऑल नॉर्थ में फर्स्ट थी लड़कियां, और ऑल इंडिया में भी फर्स्ट थी। अभी मैं देख रहा हूं उनमें से लड़कियां रेलवे में चली गई हुई लड़कियां, अंतर्राष्ट्रीय लड़की हेमलता लास्ट ईयर ही एशियन चैंपियनशिप में 2 लड़कियां हमारी गई थी हिमाचल की, और बल्कि मेरे पास संजोली कॉलेज में ही एमए कर रही थी, अब रेलवे वालों ने उसको लिया है। और अभी लड़की जो है इंस्पेक्टर ली है आरुषि नेगी, राजस्थान पुलिस ने। तो हमारी लड़कियां भी अच्छा एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन जॉब जो 3% हिमाचल गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से जैसे पोस्टें निकलती हैं। बहुत सारी वॉलीबॉल की लड़कियां मैं देखता हूँ कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने ले ली हमारी, और कोई पुलिस में है, और इसी तरह से कबड्डी की गर्ल्स भी अच्छी पोजीशन में। एक तो कबड्डी की लड़की पिछली बार डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर लगी है, और रेलवे में है हमारी लड़कियां, अच्छा एक्सेल कर रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर। अभी भी कम से कम 4 लड़कियां हमारी जो है इंडियन टीम में जो है कबड्डी की रह रही है। जानना चाहूंगी सर एक चीज कि ये क्या कारण है कि पॉपुलैरिटी कबड्डी की भी अगर माने तो क्रिकेट के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है कबड्डी, ये क्या कारण रहे हैं? हाँ, ये हम लोग जिस जमाने में खेलते थे, हम जो है मिट्टी में खेलते थे,
तो उस टाइम ऐसा लगता था कि भी ये मिट्टी में जो है दूसरे कोई लोग मिट्टी में नहीं रिस्क लेते थे खेलने का। लेकिन ये कबड्डी फेडरेशन ने जो एक बड़ा सारा चेंज लाया मैट पे, जब से कबड्डी मैट पे आई है जी। तो पहले तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही कबड्डी खेला करते थे, देसी गेम, लेकिन हाँ इसको देसी गेम समझा था। अब जब से मैट आई है आपने देखा होगा कि और पैसा आया है। क्रिकेट भी इसलिए पॉपुलर हुआ, क्रिकेट दुनिया का कोई ऐसी पॉपुलर गेम नहीं है जी। वो सिर्फ 12-15 देश जो खेलते हैं वही है। अगर दुनिया का जो 200 के लगभग देशों में खेले जाती है, नंबर 1 पे फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, इवन वॉलीबॉल जो है वो भी दुनिया में जो है बास्केटबॉल, आपके फुटबॉल और बास्केटबॉल के बाद तो वॉलीबॉल दुनिया की पॉपुलर गेम है। 200 कुछ देशों में खेली जाती है फेडरेशन है। क्रिकेट तो 12-15 देशों में खेला जाता है, लेकिन हमारे देश में पॉपुलर है, पैसा उसमें लग रहा है, इसीलिए सारी टीवी है, आपके न्यूज़पेपर है, प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। कबड्डी वालों ने बहुत बढ़िया काम किया मैट का। मैट आने के बाद जो है, क्योंकि उसमें इंजरी नहीं रहती है, तो कबड्डी मैट से इतनी पॉपुलर होगी, सबसे बड़ा रीजन मैट का रहा है। और थोड़े से रूल उन्होंने जो आपके जो है ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, ऐसी एक्टिविटी जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, तो कुछ रूल्स में उन्होंने अमेंडमेंट्स करी है ताकि वो कैमरा फ्रेंडली रहे। कैमरा फ्रेंडली रहे तो ऑडियंस जो है उसको अट्रैक्ट करेंगे। जो भी चीज ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी, चाहे वो क्रिकेट है, कबड्डी है, वॉलीबॉल, वो चीज पॉपुलर हो जाती है। दूसरा, उसमें इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टर, जैसे प्रो कबड्डी आपने देखा होगा, आपने देखा लाखों रुपए जो है कबड्डी जैसे खेल के खिलाड़ियों को मिल रहे हैं, फिर जॉब्स मिल रही हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, स्पोर्ट्स कोटे में। फैक्टर बहुत सारा, हाँ, मोटिवेशनल फैक्टर कबड्डी में बहुत रहा। इसलिए कबड्डी जो है बहुत सारी गेम्स को पीछे छोड़ के इंडिया के अंदर जो है नई गेम तो नहीं है, तो हमारी ट्रेडिशनल गेम है, इंडिया की ओरिजिनल गेम है, और ये जो है एकदम से पॉपुलर हुई है, और लोग, हर आदमी जो है कबड्डी के खिलाड़ियों को पहचानते हैं जैसे क्रिकेट के खिलाड़ियों को पहचानते हैं। सर, इंटरनेशनल लेवल पे आप रेफरी रहे हैं, तो निर्णायक के स्तर पे एक स्थिति आ जाती है कई बार कि आदमी मन में भी कुछ विचार आते हैं, तो कितना मुश्किल रहता है एक निर्णायक की भूमिका? हाँ, आपको जैसे आप अगर कंट्री के अंदर कर रहे हैं ऑफसेटिंग, वैसे सारी सिचुएशंस आती है कि आप फॉर हिमाचल के रहने वाले, अगर हरियाणा, क्योंकि हिमाचल के साथ लगता है, या केरला का मैच आ रहा, तो जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि ये नॉर्थ का आदमी है, नॉर्थ को फेवर करेगा जी। लेकिन ऐसा है कि वो खिलाड़ी नहीं देख रहे होते हैं, पूरा दुनिया देख रही होती है जी। और रेफरी के ऊपर भी लोग होते हैं, रेफरी बोर्ड होता है, जो सीनियर लोग होते हैं, अच्छा, वो चेक करते हैं। अगर आपने कोई इंटेंशनली गलती कर दी, जानबूझकर गलती की, तो आपके असाइनमेंट बंद हो जाते हैं, अच्छा। दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आपको वो प्रमोट नहीं करेंगे। ऐसे ही लोग प्रमोट होते हैं जो बहुत न्यूट्रल रहते हैं। हम लोगों को वही फायदा हुआ कि भी जो है आगे एक जैसे लोग बहुत होते हैं, सैकड़ों लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन कोई भी खासकर खेल के निर्णायक, चाहे वो क्रिकेट का अंपायर है चाहे वॉलीबॉल का रेफरी है, वो ज्यादातर वही लोग आगे प्रमोट होते हैं जो न्यूट्रल रहते हैं, जो बायस्ड नहीं रहते हैं, और जो सही डिसीजन देते हैं, और जरूरी भी है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे रहता है कि आपको लगता है कि भाई जो एरिया वाइज, या हम कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप करवा रहे हैं, एशिया की टीम्स को हम बेनिफिट दे रहे हैं या दूसरी टीम को बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी आपको बड़ा न्यूट्रल रहना पड़ता है, तभी आप प्रमोट हो सकते हैं खेलकूद के क्षेत्र में। कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा एक भविष्य हम देख सकते हैं, देख भी रहे हैं इन दोनों फील्ड्स में। सर, आज आप स्टूडियोज़ में आए और आपने इतनी उम्दा जानकारी, इतनी अच्छी बातचीत हमारे दर्शकों से की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DD हिमाचल। नमस्कार। नमस्कार।